हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश इन दोनों की ही इकोनॉमी के टर्म्स में कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट, इंडिया के बारे में मैंने काफी वीडियोस पहले बनाई हैं ऑलरेडी, तो मैं बहुत ज्यादा इंडिया को कवर नहीं करूंगा। लेकिन बांग्लादेश को कहीं ना कहीं कुछ समय पहले से ही साउथ एशिया के अंदर एक उभरती हुई इकोनॉमी की तरह देखा जा रहा है। काफी शोर मचा था, अगर आपको याद हो तो, जब बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा हो गई थी। मतलब कहा जा रहा था बांग्लादेश इंडिया के मुकाबले अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा कर रहा है। तो क्या सच में, क्या बांग्लादेश सच में इकोनॉमी में इतना बेहतरीन ग्रो कर रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। खैर, क्या है क्या नहीं, आज की इस वीडियो में कवर करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको अगर याद हो तो कुछ समय पहले मैंने ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने काफी हद तक ये चीज बोल दी थी कि बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए कुछ एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया के मुकाबले बांग्लादेश अगले कुछ सालों तक ज्यादा बेहतर ग्रो करेगा। पर कैपिटा ज्यादा था बांग्लादेश का, तो ये बोला गया कि बांग्लादेश बेहतर परफॉर्म कर रहा है इंडिया के मुकाबले। और मैंने उस समय वीडियो में भी ये बोला था कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क है, जो शायद सच निकला। बांग्लादेश एक बहुत तेजी से ग्रो करती इकोनॉमी के हालात आज ज्यादा अच्छे नहीं है। श्रीलंका पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुका है, वही हालात पाकिस्तान के हैं। और अगला नंबर शायद बांग्लादेश, जहां इस वक्त इंडियन इकोनॉमी 7-7.5% की ग्रोथ रेट जो प्रेडिक्टेड है उस हिसाब से ग्रो करेगी। यूके को हम लोग पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। वहीं बांग्लादेश के लोग सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, जो कि एक कड़वा सच बनता जा रहा है आज बांग्लादेश की इकोनॉमी का। लेकिन आखिर क्यों? ये वही कंट्री है जो अभी 8-10 महीनों पहले तक दुनिया में सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रही इकोनॉमीज में से एक थी, जहां कोरोना पैंडेमिक ने इंडिया के साथ साथ दुनिया की कई देशों की हालत बहुत बुरी कर दी थी। बांग्लादेश की इकोनॉमी पे इफेक्ट बहुत कम आया। इवन वहां की पर कैपिटा लगभग $280 ज्यादा हो गई भारत के मुकाबले, यानी लगभग 22 से 23 हजार रुपया बांग्लादेश का हर व्यक्ति ज्यादा कमा रहा था भारत के मुकाबले। अगर आज का डॉलर एक्सचेंज रेट देखें तो फिर आखिर हुआ क्या? तो एक्चुअली देखो, कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहे हैं बांग्लादेश की सिचुएशन का, जहां पर वो आज फंस चुका है। पहली चीज से शुरुआत करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। ग्रीन और क्लीन एनर्जी आज के समय में बनाना कितना जरूरी होता जा रहा है एक कंट्री के लिए, वो आपको इससे पता चलेगा। क्लीन एनर्जी मतलब जो हम लोग सोलर पैनल्स या फिर विंड से बनाते हैं। अगर किसी देश में मान लो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फैक्ट्रीज लग रही है, तो उन्हें एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये एक्चुअली सबको चाहिए। और चीप एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना किसी एक कंट्री के लिए एक विन विन सिचुएशन मानी जा सकती है। बांग्लादेश में भी कुछ समय पहले तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, चीप इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी। लेकिन बांग्लादेश एक्चुअली काफी बड़ा इंपोर्टर है एनर्जी, फूड, नेचुरल गैसेस का। इवन जो इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश में बनती है उसका लगभग 2/3 हिस्सा नेचुरल गैस से ही प्रोड्यूस किया जाता है। और रूस यूक्रेन वॉर के बाद में नेचुरल गैस पूरी दुनिया में इफेक्ट हुआ है। इवन वॉर के समय पुतिन भाई साहब तो यूरोप तक को घुटने पर ले आए इस नेचुरल गैस और फ्यूल की वजह से, जो रूस से यूरोप तक जाता था। लेकिन इस वॉर की वजह से जो कमी हुई इस नेचुरल गैस की, बांग्लादेश को इसके एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते इनके प्राइसेस की वजह से बांग्लादेश को अब ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, सेम अमाउंट जितना उन्हें चाहिए उसको इंपोर्ट करने के लिए। और अगर इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो इसका फटका कहां पड़ेगा? सीधा फॉरेन रिजर्व पे, जो कि बांग्लादेश का बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना है फॉरेन रिजर्व को बचाने के लिए। उन्होंने क्या किया? लगभग 40% तक फ्यूल के प्राइसेस बढ़ा दिए। करीबन $4.5 बिलियन की मदद की मांग IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से की है। लेकिन एक चीज आपको पता होगा, अगर फ्यूल, डीजल, पेट्रोल इन पे किसी भी तरह की मार पड़ती है तो ऑब्वियस सी बात है कि महंगाई होनी ही है। और ये इन्फ्लेशन अगस्त के महीने में काफी ज्यादा बढ़ा है बांग्लादेश के अंदर। टाका, जो कि बांग्लादेश की करेंसी है, वो भी लगभग 20% गिरी है पिछले कुछ महीनों में। और तो ठीक है, गिरा तो इंडियन रुपया भी है डॉलर के मुकाबले, लेकिन बांग्लादेश के लिए सिचुएशन खराब है, जिस वजह से करेंसी का गिरना इनके लिए बहुत बुरी चीज होगी। अच्छा, अगर ये बोला जाए ना कि बांग्लादेश ने गलत डिसीजन लिए, तो शायद ये भी सही नहीं है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे थे,
तो ऑब्वियस सी बात है, बांग्लादेश को नहीं पता था कि अचानक से नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, इनके प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। इवन गवर्नमेंट ने सब्सिडी तक दी थी पावर सेक्टर में, ताकि कंट्री के अंदर वो लोग इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सो कॉल्ड रेंट पे भी लिया था, यानी तैयारी पूरी फ्यूचर तक की थी, जिसपे वॉर ने आके एक ही बारी में पानी फेर दिया। और अब अगर इंपोर्ट का बिल बढ़ रहा है तो ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ना ही है। एक्सपोर्ट बांग्लादेश का अच्छा खासा रहा 2021 में, शायद 53 बिलियन डॉलर्स के आसपास बांग्लादेश का एक्सपोर्ट था, लेकिन 85 बिलियन डॉलर्स उन्होंने इंपोर्ट किया। डिफरेंस देखो, अच्छा खासा डिफरेंस है। फॉरेन रिजर्व पे इसकी मार आएगी और फॉरेन रिजर्व कम होगा। एक और पॉइंट जो कि मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, क्योंकि इससे इंडिया भी सीख सकता है, वो ये कि बांग्लादेश में बहुत ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। शायद कुछ तो मैंने चैनल पे भी कवर किए हैं, जैसे कि पद्मा ब्रिज हो गया, या ढाका में चलने वाली उनकी पहली मेट्रो, जो कि जब पहली मेट्रो ढाका आई थी तो मैंने चैनल पे एक वीडियो के अंदर उसको कवर किया था, और मैंने उस समय बोला था कि ये प्रोजेक्ट्स काफी लंबे टाइम से चल रहे हैं और कॉस्ट इनमें एक्सकलेट होता जा रहा है, यानी कॉस्ट जितनी सोची गई थी प्रोजेक्ट को बनाते वक्त उससे बहुत ज्यादा होता जा रहा है। और ये सच हुआ। ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स, ऐसे ही कई और प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट मिलियन बिलियन डॉलर्स में ज्यादा चली गई। कारण एक सिंपल सा कारण, डिले, दूसरा करप्शन। मैंने क्यों बोला इंडिया इससे सीख सकता है, क्योंकि इंडिया के भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत डिले हो चुके हैं, कॉस्ट उनका भी बढ़ता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर ये प्रोजेक्ट्स लेट हो जाएंगे तो हम इकोनॉमिकली कंगाल हो जाएंगे, लेकिन एक डेवलपिंग नेशन के लिए इस तरह के डिलेस, ऐसा करप्शन, प्रोजेक्ट का अच्छे से ना होने वाला एग्जीक्यूशन कंट्री की अच्छी इमेज को प्रोजेक्ट नहीं करता। चलो वापस बांग्लादेश पे लौटते हैं, जिसमें बांग्लादेश के एक्सपोर्ट सेक्टर की जो रीढ़ की हड्डी है वो है टेक्सटाइल सेक्टर, जो भी इस वक्त बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है। नेचुरल गैस है नहीं, बिजली बन नहीं रही, बिजली है नहीं तो फिर आएगी कहां से? और वो कंट्री जो कि सस्ते में इलेक्ट्रिसिटीज, फैक्ट्रीज एंड ऑल को दे रहा था, वहां आज टेक्सटाइल मिल्स में घंटों का पावर कट रहता है। ये कम है कि यूरोप और बाकी जगहों पे आने वाले समय में रिसेशन के चांसेस दिख रहे हैं, जहां काफी हद तक बांग्लादेश टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता था। यानी पहले तो सामान बन नहीं पा रहा घर में, जैसे तैसे जो थोड़ा बहुत बन के तैयार हो रहा है उसे अगर बेचे तो जहां बेचना है वहां लोग खरीदने को तैयार नहीं, मतलब बहुत बुरी हालत है। इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर बांग्लादेश का बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है। हजारों लोगों की नौकरियां जो कि इस पे डिपेंडेंट थी वो जा चुकी हैं। इन शॉर्ट आम आदमी का बुरा हाल है, बढ़ता इन्फ्लेशन और नौकरी है नहीं, तो प्रोटेस्ट जैसी खबरें आना एक आम सी बात है। और बांग्लादेश का इस वक्त गला सो कॉल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। नेचुरल गैस अगर थोड़ा सस्ते में वो रूस से ले भी ले, जो कि जैसे तैसे करके शायद वो ले ले, तो फिर वो अमेरिका और वेस्ट यूरोप के डायरेक्ट टारगेट में आ जाएंगी, जो कि उनका मेनली एक्सपोर्ट का मार्केट है। और अगर नहीं ले तो फिर इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, यानी कैसेट बुरी तरह से उलझी हुई है। तो फिर क्या बांग्लादेश का भी हाल श्रीलंका जैसा ही होगा? अगर अभी सही स्टेप्स ले लिए जाते हैं तो शायद नहीं, लेकिन हाँ, इससे इंडिया को यह सबक जरूर लेना है कि दूसरे पर अपनी डिपेंडेंसी, जो हमारी काफी हद तक है आज यूरोप के कुछ देश और एशिया में खासकर चाइना पे, कई चीजों के लिए उसको कम करना होगा। सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा। हर चीज में सेल्फ सफिशिएंट 100% नहीं भी बन सकते हैं, एटलीस्ट इतना तो बनना होगा कि कल के दिन अगर उससे सो कॉल कंट्री से कुछ लफड़ा हुआ तो हम खुद की इकोनॉमी को संभाल पाए। और होगा कैसे? एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर सेक्टर पे, वो कुछ भी हो सकता है, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, कुछ भी, अगर उसी पे इकोनॉमी सिर्फ डिपेंड कर रही है और वो इफेक्ट हो गया तो इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर आएगा। और यही चीज बांग्लादेश को करना पड़ेगा। फिलहाल तो अगर उन्हें अपने फॉरेन रिजर्व्स को बचाना है तो एक्सपोर्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। होप सो इतनी बुरी कंडीशन ना आए कि उन्हें एक अच्छा खासा अमाउंट में पैसा चाइना जैसी किसी कंट्री से लोन पे लेना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चांसेस हैं बांग्लादेश डेब्ट ट्रैप में फंसेगा। अनटिल और अनलेस वो उस लोन लिए पैसे से ऐसा कुछ करें कि अच्छा खासा अमाउंट वो अपनी इकोनॉमी के लिए जनरेट कर पाए। बाकी इंडिया की टेक्सटाइल सेक्टर का भी इफेक्ट बांग्लादेश को पक्का पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो कर रहा है। ये बात जरूर है कि इंडिया के पास जीएसपी स्टेटस नहीं है, बांग्लादेश के पास है, लेकिन सिर्फ शायद 2026 तक ही। जीएसपी स्टेटस से क्या होता है कि बांग्लादेश को कोई ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती यूरोप, अमेरिका, इन जगहों पे टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उनका सामान कहीं ना कहीं थोड़ा सा सस्ता होता है इंडिया के मुकाबले अगर देखा जाए तो। लेकिन कब तक? एक बार जीएसपी स्टेटस गया तो फिर तो सब बराबर। खैर,
देखते हैं कि किस तरह से अब गवर्नमेंट वहां पे स्टेप्स लेती है। आने वाले कुछ टाइम में पता चल जाएगा कि क्या फ्यूचर रह सकता है बांग्लादेश का। बाकी आपको कुछ कहना हो तो आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मुझसे और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझसे ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, यह है मेरी ट्विटर आईडी। फिर मिलूंगा आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।